कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। जो आपको क्लास में अब तक पढ़ाया जा रहा था वही पार्ट यानी उसी के आगे आपको इस ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाए जा रहे थे प्रकाशिक यंत्र, जिसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके बारे में आप जानते हैं ये एक प्रकाशिक यंत्र है। और प्रकाशिक यंत्र तो कोई भी हो, प्रकाशिक यंत्र हम जानते हैं किसे कहा जाता है। प्रकाशिक यंत्र का मतलब है कि वे सभी यंत्र जो हमें दृष्टि दोष संबंधी समस्या का निवारण करने में हमारी सहायता करें, यानी ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम वस्तुओं के प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देख सकें, उन्हीं को हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी। देखो, प्रकाशिक यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो समीपवर्ती स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को स्पष्ट या बड़ा दिखाई दे, जिसके द्वारा, और एक प्रकाशिक यंत्र वो होता है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब स्पष्ट एवं बड़े दिखाई दे। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप स्थित वस्तुओं के स्पष्ट चमकीले एवं बड़े प्रतिबिंब दिखाई दे, उसी प्रकाशिक यंत्र को यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सारा का सारा कार्य यानी प्रतिबिंब को बड़ा दिखाई देना प्रतिबिंब का, या छोटा दिखाई देना, या जैसा भी दिखाई दे, वो सब कुछ निर्भर करता है दर्शन कोण पर। किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण पर। दर्शन कोण का मतलब क्या है? किसी वस्तु को देखने से हमारी आंख में जो कोण बनता है उसी को हम उस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण कहते हैं। हम लोग कह देते हैं कि वस्तु द्वारा, जबकि वास्तव में वस्तु द्वारा नहीं, उस वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख में कोण बनता है, दर्शन कोण। तो अब हम सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि ये यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। इसके बारे में आपने सुना, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप स्थित वस्तुओं के स्पष्ट चमकीले एवं बड़े प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उन्हें हम यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए, इसका चित्र भी हमने बनाया है, बोर्ड में सामने आपको दिख रहा है। तो अब हम इसकी रचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये लंबी नली, ये एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर यानी इधर जिधर वस्तु रखी जाती उधर एक छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस ओ लगाते हैं। अवर्णक उत्तल लेंस का तात्पर्य है ऐसा लेंस जो कई लेंसों के संयोग से बनता हो। ऐसे लेंसों द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें गोलीय विपथन या वर्ण विपथन जैसे दोष उत्पन्न नहीं होते।
तो ऐसा ये लेंस है, अभिदृश्यक लेंस इसे कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु की ओर दिष्ट होता है। यहाँ पर ये वस्तु एक ए बी के रूप में है। तो फिलहाल रचना में अभी वस्तु का वर्णन हमें नहीं करना है। रचना में हमें सिर्फ यही बोलना है कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके दूसरी ओर एक अन्य यहाँ पर एक चौड़ी नली फिट होती है, जिसे चित्र में दर्शाया तो नहीं गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमने आपको बताया है कई बार क्लास में, और ना भी बताया हो तो भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक ऐसी चौड़ी नली फिट होती है जिसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था यानी रैक पिनियन अरेंजमेंट द्वारा इस पूरी नली में कहीं भी आगे पीछे इस प्रकार से खिसकाया जा सकता है। और इसी में यानी इसी आपको नली के ऊपर एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक दूसरा अवर्णक उत्तल लेंस ई लगा देना है, जिसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? नेत्रिका, क्योंकि यह देखिए यह नेत्र के समीप है, यहां पर नेत्र होगा, इसीलिए इसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इस नेत्रिका लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। इतना हमें बोलना है रचना में, यानी रचना की जो थ्योरी है उसमें बहुत लिमिटेड बोलना है आपको कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इसके दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली फिट होती है, जिसे हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा यानी रैक पिनियन अरेंजमेंट द्वारा इस पूरी नली में कहीं भी आगे पीछे खिसका सकते हैं। और जो इस चौड़ी नली में हमारा लेंस लगता है वो बड़ी फोकस दूरी हुआ बड़े द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस ई होता है, जिसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इसके फोकस में क्रॉस तार लगे होते हैं। बस रचना हो गई। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी समायोजन, यानी सबसे पहले इसका संक्षिप्त परिचय आप बताएंगे कि आपकी ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। इस संक्षिप्त परिचय के बाद फिर आप बताएंगे रचना के बारे में। जब रचना हो जाएगी तब आएगा समायोजन, यानी इसका समायोजन कैसे होगा, यानी किस प्रकार से अगर हमको ये कहीं मिल जाए माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, कैसे हम इसे एडजस्ट करेंगे, ये जानकारी हमें समायोजन में देनी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम अपने इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि जो क्रॉस तार लगे हैं ना वो इसके ठीक फोकस पर हो। इस प्रकार हम इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं, और जब इसके फोकस पर क्रॉस तार हमें दिखाई देने लगते हैं, उसके बाद हम एक वस्तु लेते हैं ए बी, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के ठीक बाईं ओर रख देते हैं। अगर हम बाईं ओर न रख करके फोकस में रखते तो प्रतिबिंब अनंत में बनता, वो हमारे लिए मतलब का ना होता। अगर इधर रख देते तो इसी से यही आभासी बनने लगता। यानी कुल मिलाकर के हम इसे बाईं ओर ही रख सकते, और वो भी ठीक बस जैसे ही फोकस मिलेगा प्रथम फोकस उसके ठीक बाईं ओर, यानी तुरंत उसके बाद ही लगभग अब इस जगह वस्तु को रख देते हैं। और जब वस्तु रख देते हैं तो पुनः हम अपने इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जब हम इस लेंस के सामने ये वस्तु रखते हैं तो इसका ये प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश,
क्योंकि यहीं पर ये अपवर्तित किरणें एक दूसरे को देखिए काट रही है। तो अब इस प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार के बीच लंबन उत्पन्न ना हो। लंबन देखिए ये प्रयोगशाला में ही विधिवत आपको बताया जा सकता है। लंबन का तात्पर्य है जब वस्तु पिंड और प्रतिबिंब पिंड की जो नोकें हैं, जब हम उन्हें देखें किसी ऑप्टिकल बेंच में या और भी कहीं, ऑप्टिकल बेंच में ही ये सब चीजें देखी जा सकेंगी प्रयोगशाला में। तो ये नोकें बिल्कुल साथ साथ अगर चले तो समझ लीजिए कि अब लंबन दूर हो गया, और यदि ये नोकें ऐसे ऐसे चलने लगे तो समझिए अभी लंबन है। तो लंबन दूर करने का तात्पर्य यह है कि वस्तु पिंड और प्रतिबिंब पिंड की जो स्थितियां हैं, यानी उनकी नोकें हैं, जो आप देखेंगे प्रयोग के दौरान, वो अगर साथ साथ ऐसे ऐसे जाएं, जब हम लोग गर्दन ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ये नोकें साथ साथ यदि चलेंगी तो हम लोग ये कहते हैं कि अब इनमें लंबन दूर हो गया और वही सही नापे हमें प्राप्त होती है। तो फिलहाल हम समायोजन को फिर से सुने, इसका डिटेल तो बहुत हो गया, इसको संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से बोलेंगे। समायोजन जैसे हेडिंग डाली और फिर आप बताएंगे कि सर्वप्रथम हम नेत्र का लेंस को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं। सर्वप्रथम नेत्र का लेंस को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि क्रॉस तार इसके फोकस पर हो, और जब हम वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के ठीक बाईं ओर रखते हैं तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच लंबन दूर करने के लिए हम पुनः नेत्र का लेंस को आगे पीछे तब तक खिसकाते हैं जब तक लंबन दूर नहीं हो जाता है। इतना पार्ट तो हमें पढ़ना है। इसमें जब तक हम ये न ज्ञात कर लें कि इसकी रचना क्या है, इसका समायोजन क्या है, ये है। अब देखिए आगे जो पार्ट है तीसरा, वो है प्रतिबिंब का बनना। किसका बनना? प्रतिबिंब का बनना। यानी ये आप कैसे बताएंगे, जरा इसके बारे में सुनो, इसके बारे में ध्यान से देखिए। जब हमें इसको बोलना होगा तो हम बोलेंगे माना कोई वस्तु ए बी, माना कोई वस्तु ए बी वस्तु है, जो इसकी वही जो बेलनाकार आपकी नली है जिसको यहाँ पर मुख्य अक्ष के रूप में देखा जा रहा है, इस वस्तु ए बी को मुख्य अक्ष के विलंबवत ऊपर की ओर रखा गया है, और वो भी कहा, इस अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस F0 डैश के ठीक बाईं ओर। तब इस बी से दो किरणें आपतित होंगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को काटती है, तब उस वस्तु ए बी का वास्तविक कामा उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। परंतु समस्या यह है कि ये जो ए डैश बी डैश मिलता है वह उस नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस एफ डैश के अंदर हो जाता है। तो अब यही ए डैश बी डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा या वस्तु का काम करेगा। तो जब ये ए डैश बी डैश वस्तु का काम करेगा तो ये नेत्रिका लेंस ई इस ए डैश बी डैश का आभासी कामा सीधा तथा आकार में इस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जो सामान्यतः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रतिबिंब तो सर उल्टा बना है और आप कह रहे हैं सीधा। देखिए इस वस्तु के सापेक्ष ध्यान दें, ये वस्तु भी तो नीचे की ओर है, तो इसके परिपेक्ष में तो ये प्रतिबिंब सीधा ही है। और वैसे भी हम जानते हैं आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, सीधे। इसलिए हमें कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब है तो वो सीधा ही होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु के रूप में जो ये प्रतिबिंब है वो भी कैसा है? मुख्य अक्ष से अभिलंबवत नीचे की ओर। तो ये प्रतिबिंब भी कहाँ है? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नीचे, यानी उसी ओर है। तो कैसा होगा? सीधा। तो बस इस प्रकार से हमें अपना अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाता है, जो सामान्यतया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। परंतु हम इसे और भी आगे अनंतता तक बना सकते, अनंतता के बीच कहीं भी बना सकते हैं। मगर प्रारंभिक स्थिति में ये जो नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब है वह कहाँ प्राप्त होता है? हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर। तो देखिए बच्चों, आज जो अभी इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया, सबसे पहले इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का संक्षिप्त परिचय, यानी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा समीप स्थित वस्तुओं के स्पष्ट कामा चमकीले एवं बड़े प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यह सारा कार्य दर्शन कोण पर निर्भर करता है। और इसके बाद आपने रचना देखी कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक वर्णक उत्तल लेंस ओ लगा है, और इसके दाईं ओर यानी इसके दूसरी ओर एक अन्य चौड़ी नली फिट होती है, जिसको हम दंतोदंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे पूरी नली में खिसका सकते हैं। इसी में बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक वर्णक उत्तल लेंस ई लगा होता है। और इसके बाद इसके फोकस पर हमने बताया कि क्रॉस तार लगे होते हैं। रचना यहीं से समाप्त। समायोजन में बोलना होता है कि सबसे पहले हम नेत्रिका लेंस को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि क्रॉस तार इसके फोकस पर हो, परंतु पुनः जैसे ही इसके बाद हम इस वस्तु को रखते हैं अभिदृश्यक लेंस के आगे, तो इस वस्तु का इस लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, और इसके क्रॉस तार के बीच लंबन दूर करने के लिए पुनः नेत्रिका लेंस को आगे पीछे तब तक खिसकाते हैं जब तक लंबन दूर नहीं हो जाता। और इसके बाद आपने देखा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने में आपको हमने ये बताया कि सबसे पहले हम ये मानते हैं, माना ये भी कोई वस्तु है जो कहाँ रखी है? इस अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के ठीक बाईं ओर। तब अपवर्तन यानी प्रतिबिंब जो बनाने के नियम है उसके अनुसार बी से 2 किरणें चलेंगी। एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई निकल जाएगी। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे जहां पर मिली वहीं पर उसका वास्तविक कामा उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परंतु यह ए डैश बी डैश इसके प्रथम फोकस के अंदर होने के कारण इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो अब इसका आभासी कामा सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश सामान्यतया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, परंतु इसे और भी आगे अनंतता के बीच कहीं भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, इस बी डबल डैश की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम बी डैश से 2 विच्छिन्न किरणें लेते हैं। एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होती हुई निकल जाएगी, और दूसरी जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। इन्हीं दोनों अपवर्तित किरणों को जब हम वापस पीछे की ओर लाते हैं तो ये बी डबल डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे हमें बी डबल डैश की स्थिति का अंदाजा लग जाता है, अर्थात हम बी डबल डैश की स्थिति का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार हमने आपको इस वीडियो में यहाँ तक बताया। अब आप अगले वीडियो में इसकी आवर्धन क्षमता से संबंधित पार्ट देखेंगे। इसमें हम आपको पहले आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र निकलवाएंगे, उसके बाद आवर्धन क्षमता के व्यापक सूत्र के बाद
फिर उसमें दो स्थितियां होंगी, एक में प्रतिबिंब बनेगा ऐसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी में, और दूसरे के लिए आप प्रतिबिंब देखेंगे कि कहाँ पर बनेगा, अनंतता में। यानी दोनों स्थितियां आपको बताई जाएंगी आवर्धन क्षमता से संबंधित। इसके लिए उन दोनों को ध्यान पूर्वक समझने के लिए आप अगला वीडियो देखें, जो कि आपको अगली क्लास में मिलेगा। तब तक आप लोग इस पार्ट को तैयार करें और इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें, समझें, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये काम आपको अवश्य करना है। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इसका शेष बचा हुआ पार्ट।